नमस्कार साथियों, उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं भारत की संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। प्रमुख अनुसूचियों में हम बात करने वाले हैं प्रथम अनुसूची। इसमें देखिए, प्रथम अनुसूची में उल्लेख है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, उनके क्षेत्रों को शामिल किया गया है प्रथम अनुसूची में। इस अनुसूची में उल्लेख है कि राज्य से मिलकर जो संघ बनेगा वह संघ कहलाएगा भारत। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो नवीन केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक मिलाया गया, दमन व दीप और दादरा नगर हवेली। 26 जनवरी 2020 को एक किया गया। इनमें जो पहली अनुसूची में जो संबंधित अनुच्छेद है वह 1 से लेके 4 तक उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 में कहा गया है कि वेतन के बारे में दिया गया है। वेतन या भत्ते के बारे में कहा गया है कि किसी को वेतन देना या भत्ते देना, उसको विशेष अधिकार देने का प्रावधान दूसरी अनुसूची में कहा गया है। इसी अनुसूची के तहत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को वेतन यानी कि भत्ते देने का विशेष अधिकार है, और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल को वेतन व भत्ते देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को भत्ते व विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सभापति तथा राज्यसभा के उपसभापति को भी ये प्रावधान दिया गया है। भारतीय राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का भी भत्ते देने का प्रावधान दिया गया है। भारतीय राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है। इसी दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका उल्लेख भी दूसरी अनुसूची में स्थित है। इन्होंने भत्ते और विशेषाधिकार के संबंध में इनका प्रावधान किया गया है। इनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची के उल्लेख है अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 तक उल्लेखित है। साथियों, तीसरी अनुसूची में उल्लेख है शपथ की पुष्टि करना, यानी कि क्या करना। तीसरी अनुसूची में निहित है शपथ। कौन किससे शपथ लेगा, यानी कि भारत के केंद्रीय मंत्री शपथ लेंगे, और संसद के चुनाव के उम्मीदवार शपथ लेंगे, संसद के सदस्य यानी कि सांसद शपथ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शपथ लेंगे, और CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भी शपथ लेंगे। राज्य के मंत्री भी शपथ लेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी शपथ लेंगे। राज्य विधानमंडल के भी सदस्य शपथ लेंगे, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इसमें शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची में इस अनुसूची के तहत कहा गया है कि इसमें जो अनुच्छेद उल्लेखित है, अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 उल्लेखित है शपथ में। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट, चौथी अनुसूची में कहा गया है कि इसमें राज्यों की राज्यसभा की सीटों का प्रावधान करना, यानी कि चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में जो राज्यों के अनुसार क्या दे सीटें बांट दो। इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 4 और 80 में निहित है। अनुसूची नंबर 5वीं में कहा गया है कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि ST SC में प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किया जाए। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूची जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र में क्या किया जाए, प्रशासन और नियंत्रण का कंट्रोल होना चाहिए। 5वीं अनुसूची से संबंधित
अनुच्छेद है 244 अनुच्छेद। छठी अनुसूची में कहा गया है कि इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति क्षेत्रों को विशेष राज्यों का दर्जा देना, ये छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देना, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इनके जो उल्लेख, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 244 और 275 अनुच्छेद निहित है। साथियों, सातवीं अनुसूची में उल्लेखित है तीनों सूचियाँ का, यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ सातवीं अनुसूची में उल्लेखित है। ये सातवीं अनुसूची में जो अनुच्छेद उल्लेखित है वह 246 है। आठवीं अनुसूची में तहत कहा गया है कि भारत के संविधान में जो मान्य भाषा है, 22 भाषा, उनका उल्लेख है, उनसे संबंधित है, जैसे कि असमिया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। ये आठवीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद निहित है वह अनुच्छेद 344 से 351 के मध्य है। इस ग्राफ में देखिए, सबसे ज़्यादा अधिकतर जो भाषा यूज़ में ली जाती है, बोली जाती है, वह उसका 41%, 41% है हिंदी का। उससे कम 19% क्या है अदर का, और 7% तेलुगु का, बंगाली का 8%। ये भारतीय भाषाओं का ग्राफ के अनुसार सर्वाधिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार है। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची। इस अनुसूची में कहा गया है कि इसमें भूमि सुधार के साथ साथ राज्यों के कृत्यों और उस सौदे के नियमों से संबंधित है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करता है, यानी कि जो जमींदार पहले जमींदारी प्रथा थी, है ना, उसकी जो निंदा करता है ये, यानी कि किसानों को भी, छोटी से छोटी, गरीब से गरीब किसानों को भी भूमि प्रदान करने का कार्य करता है। यह नवीं अनुसूची। इस नवीं अनुसूची के तहत कहा गया है कि यह अन्य मामलों से निपटने के लिए संसद के कृत्यों और नियमों से संबंधित है। नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि नौवीं अनुसूची में यह ऐसे अनुसूची है जिसमें स्टेट और सेंटर में एक सूची बनाई गई है, जिसमें क्या है, जिसमें जो कोर्ट है उसमें ये चुनौती नहीं दे सकती। ये नौवीं अनुसूची ऐसी है। इसमें जो पहला संशोधन किया गया है वह पहला संशोधन हुआ था 1951 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से इसमें शामिल कानून की रक्षा के लिए नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यानी कि किसी प्रकार से कानून की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार का, किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें नवीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जमींदारी से संबंधित। 10वीं अनुसूची, इसमें जो उल्लेख है नवीं अनुसूची का 31 भी। 10वीं अनुसूची के तहत कहा गया है कि इस अनुसूची में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के कारण अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी भी किसी भी संसद का या राज्य का, विधानसभा का या विधान परिषद के जो नेता है वह दल बदल के कारण जो अयोग्य होता है, डिस्क्वालीफाई, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको बर्खास्त किया जा सकता है। इसमें यह 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 के तहत जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ 1985,
इसके तहत इसमें जोड़ी गई है। इनका इनका जो संबंध है वह संबंध है दल बदल से संबंधित है। यानी कि कोई भी नेता किसी पार्टी में आ जाता है और वापस उसी पार्टी में जाता है तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। जो दल ने अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि कोई नेता दल बदल कर रहा है, कि एक पार्टी में जाने के पश्चात दूसरी पार्टी में जा रहा, जाके वापस उसी पार्टी में आ जाता है, तब ये निर्धारित करता है उस क्षेत्र का या उस विधानसभा का या उस संसद का स्पीकर। इसमें ये कहा गया है 10वीं अनुसूची के संबंधित जो अनुच्छेद है 102 और 191 तक निहित है। 11वीं अनुसूची, इस 11वीं अनुसूची में कहा गया है कि पंचायतों की शक्तियाँ किस प्रकार से होगी, उनके अधिकार किस प्रकार से होंगे, उनको जिम्मेदारी किस प्रकार से दी जाएगी, उन सभी का प्रावधान 11वीं अनुसूची में शामिल किए। इसमें जो 11वीं अनुसूची में टोटल जो मामले हैं, मैटर है, वह कितने हैं? 29। ये पंचायतों की शक्तियों का और अधिकार का और जिम्मेदारी को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है, उल्लेख करता है। यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कौन सा? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें जो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 343 जी। 11वीं अनुसूची के पश्चात 12वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि जो नगर पालिका होती है, म्यूनसिपलिटीज होती है, उनमें शक्तियाँ किस प्रकार से निहित होगी, उसमें प्राधिकरण किस प्रकार, अथॉरिटी किस प्रकार से होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, इन सभी को निर्देशित करना ये 12वीं अनुसूची के तहत कहा गया है कि निहित है। इनमें जो मामले हैं 18 मामले हैं और जो 11वीं अनुसूची में जो मामले थे वो कितने थे? 19। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू की गई थी, नगर पालिका संशोधन में। इसमें जो उल्लेख है अनुसूची का अनुच्छेद उल्लेख है उसमें 343 W